नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखेंगे किस प्रकार से भीड़ बैठी है। महेंद्रगढ़ की जनता बैठी है, जनता ही कह सकते हैं क्योंकि इतनी ही जनता पॉपुलेशन महेंद्रगढ़ में है। 2-3 दिन से एक मैसेज सर्कुलेट कर रखा था, उसको देख के सिर्फ इतने ही लोग पहुँचे हैं। और यादव धर्मशाला के बेसमेंट में हम खड़े हैं और पीछे मीटिंग चली हुई है युवा बेरोज़गार लोगों को लेके। बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले काफ़ी समय से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं सरकारी नौकरी को लेके और सरकार भी चेत में नहीं है। साफ तौर पे हम कह सकते हैं सरकार का युवाओं की नौकरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दूसरी बात अगर करें प्राइवेट नौकरी की, उसके भी साधन महेंद्रगढ़ में नहीं है। अगर आपको महेंद्रगढ़ से आप हैं और आपको नौकरी करनी है तो 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए आपको यहाँ से गुड़गांवा मानेसर जाना पड़ेगा, तब आपको नौकरी मिलेगी और वो भी खर्चा तो वहीं हो जाता है, आपको भी पता है। महेंद्रगढ़ में कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, जाने लगे हैं लोग, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। क्या कुछ है जानते हैं इन लोगों से। तो इनेलो पार्टी से संबंध रखते थे, अब नहीं रखते हैं। बलवान फौजी नाम है, आवाज़ में दम है। देखते हैं आगे क्या करेंगे, तो जानते हैं क्या कुछ मीटिंग थी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपके दर्शकों को, आपको सबको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कुछ मामला था ये मामला बेरोजगार युवाओं का, आए दिन पेपर कैंसिल हो रहा है, आए दिन कोई वैकेंसियाँ वो निकाल रहे हैं और उसके बाद वो कैंसिल कर रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन और एक रोड शो का प्रोग्राम करने की प्लान थी। क्या इतने ही बेरोजगार हैं? नहीं, बेरोजगार इतने नहीं हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का ये इतिहास रहा है कि किसी भी चीज़ को बड़ा प्लान करने के लिए जागरूकता का अभियान चलाना बहुत ज़रूरी होता है और उसी चीज़ को लेकर के हम बैठे हैं। तो आज तक आप लोगों ने, महेंद्रगढ़ वासियों ने, कुछ चुनिंदा लोग हैं उन्होंने चलाया है अभियान, लेकिन क्या कोई अभियान सक्सेस हुआ है? सक्सेस नहीं हुआ है। घुमा फिरा के बात आती है दोनों नेताओं पे। ये अपने जो इनके लोग रहते हैं उनको मना करते हैं। गांव में सरपंचों में पीछे भी मैंने जब प्रोग्राम किया था तो भी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी। तो ये चीज़ अपनी नाकामयाब करते रहेंगे, हम अपने काम से लगे रहेंगे, एक दिन कामयाब जरूर होंगे। क्या लगता है अब क्या डिसीजन लिया गया है? अब डिसीजन ये लिया गया है कि अगले मंगलवार को डीसी साहब को महेंद्रगढ़ में ज्ञापन देंगे। उससे पहले टीम बनाई गई है, हर गांव जा करके, हर जगह जा करके युवाओं को, लोगों को जागरूक करेगी कि बेरोजगार युवाओं के समर्थन में आए। अच्छा, ऐसा भी सुना था कि कह रहे एकेडमी में जाएंगे, वहाँ समझाएंगे। नहीं, एकेडमी में जाएंगे नहीं। एकेडमी में जो युवा आते हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, जो बेरोजगार हैं, जिनका पेपर का एग्जाम का चल रहा है वो। क्या लगता है आपको कि कुछ सक्सेस मिल पाएगी? हाँ, तो आज तक मिली नहीं है। मिली नहीं है, लेकिन आस पे तो दुनिया जिंदा है। हर पार्टियां अगले आस पे रहती है। एक की सरकार बन जाती है, दूसरी कहती है, जो चुनाव का टाइम होता है कैसे भी होता है, बोले हमारी सरकार बन रही, वो आस पे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है, फिर 5 साल फिर वो आस पे रहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। तो आस की तो दुनिया है ही। पार्टी छोड़ दी, क्या कारण रहा? पार्टी छोड़ने के कोई खास कारण नहीं है। मैं हाई रेजिमेंट में खेड़ की दोला पे एक कोर कमेटी का सदस्य हूँ और मैंने चौधरी अभय चौटाला जी को वहाँ बुलाने की बात भी करी थी। कोर कमेटी के माध्यम से हुआ भी था, 2-3 बार टाइम दे करके वो नहीं आए। उसके बाद हमने सोचा कि जब वो हमारे लिए आ ही नहीं सकते तो फिर हमारे नेता कहाँ से हुए। तो फिर इस वजह से हमने, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फैसले लेता हूँ, ये मैं आप भी जानते हो। अच्छा, अभी क्या लगता है आने वाले समय में क्या ज्वाइन करने वाले हैं? मैं अभी पार्टी ज्वाइन करने का कोई फैसला ऐसा लिया नहीं गया, लेकिन मैंने जो ये फैसला लिया पार्टी छोड़ने का, इसमें एक और कारण है। महेंद्रगढ़ का इतिहास रहा है, अगर कंवर सिंह जी बहुत पहले पार्टी छोड़ देता तो आज एमएलए होते। कुलबीर बोरा अगर अगली बार स्टैंड कर जाते तो वो एमएलए होते। सत्यवीर जो कि अगर दान सिंह के साथ उसकी गड़बड़ हुई थी तब जा करके वो पार्टी छोड़ देते तो आज एमएलए होते। इसी प्रकार बहुत लोग ऐसे हैं। ये अपने रमेश पालड़ी अगर पार्टी छोड़ के अगर इंडिविजुअल आ जाते तो वो आज एमएलए होते। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो एक बार लाइन से हटके भी काम करने की कोशिश की गई। तो जिस प्रकार से फौजी साहब ने भी बताया है, और महेंद्रगढ़ के सबसे कद्दावर व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनकी आवाज़ बुलंद रहती है हर मामले में, तो बात करते हैं विनोद तंवर पाली। अभी हालिया कार्यक्रम भी किया गया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, तो बात करते हैं आज के मामले में। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत बढ़िया, और आपका धन्यवाद और स्वागत कि आपने फिर हमारे क्षेत्र की पीड़ा को और समस्याओं के लिए आप उपस्थित हुए। आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आज का कार्यक्रम हुआ युवाओं को लेकर, क्या मानते हैं कि युवा को जागरूक होने लगे हैं? जी देखिए, महेंद्रगढ़ क्षेत्र अपने आप में एक पिछड़ा क्षेत्र है और उस पिछड़े क्षेत्र की आज ये सामाजिक संगठन, युवा और कुछ लोगों ने, हम लोगों ने ये एक मीटिंग रखी है कि इतने बड़ी बेरोज़गार की फ़ौज महेंद्रगढ़ में
इतने बड़े स्केल पे जा रही है, तो उसका कौन धनी हो रही है? सरकारें, पक्ष विपक्ष, राजनीतियाँ, पार्टियाँ, ये इन पर सोच नहीं रही। तो उसी विषय को लेके इन बेरोज़गारों की बातों को समझ सूझबूझ के साथ में आज इस बात पे मंत्रणा चली है कि भाई हमारे क्षेत्र में पहली बात तो खेती क्षेत्र या सैनिक क्षेत्र, इस दो चीज़ों के माध्यम से जो पैसा अर्निंग होता है, उस पैसे को हम प्राइवेट सेक्टर में, स्कूलों में, कॉलेजों में, उस पैसे को हम एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जेबों में डाल देते हैं, हम लूट पिट जाते हैं। फिर भी ये बच्चा तैयार होके और अपने ऊपर कदमों पे खड़ा होने का प्रयास करता है, तो हमारे पास ना तो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, ना बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कोई नौकरियों की व्यवस्था है। अगर कहीं सरकार पारदर्शिता से नौकरी अगर स्थापित कराती भी है, तो हमारे देखिए महेंद्रगढ़ जिला का बच्चा हमारा बहुत बड़ा यूपीएससी से लेके और नौकरी 4th क्लास तक पहले नंबर पर आता है। तो काबिलियत की महेंद्रगढ़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो धोखेबाजी होती है उसका कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज उसी का उदाहरण के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वही पीड़ा लेके आए हैं कि महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के युवा हमारे गुड़गांव में जाते हैं, बावल में जाते हैं, मानेसर में जाते हैं, या दूर दराज कहीं भी रोज़गार के लिए भटकना पड़ता है, हमें अपने प्रदेश को छोड़ के जाना पड़ता है। जबकि हरियाणा कहते हैं हरा भरा और संपन्न प्रदेश के अंदर हमारे महेंद्रगढ़ की ये दुर्दशा है। उसी पीड़ा को प्रदीप जी लेके आज बेरोजगारों का ये आलम है, उसको हम लेकर ये मंत्रणा हमने की है। आज जो बातें यहाँ के नेतृत्व करने वाले लोगों को सोचनी चाहिए, वो समाज सेवी और युवा सोच रहे हैं। तो क्या महेंद्रगढ़ खत्म हो चुका है, जनता जागने लगी है, नेता सो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते प्रदीप जी। देखिए, ये अहिरवाल क्षेत्र की धरती आपके महेंद्रगढ़ जिले में, अगर आप नसीबपुर का युद्ध को लेंगे तो राव तुलाराम ने बहुत बड़ा युद्ध लिया था, लाल धरती आज तक भी है। तो कमज़ोर क्षेत्र नहीं कह सकते हैं, हाँ निकम्मे कह सकते हैं कि यहाँ का जो नेतृत्व है वो निकम्मा बन रहा है। उन निकम्मे लोगों ने अपनी जेबें तो भरी, अपना घर परिवार और रिश्तेदारों को तो माला माल कर दिया, लेकिन जनता को यहाँ पर पूरा चूस लिया। जनता के लिए कोई सुविधा उन्होंने नहीं की, कोई शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार के लिए। आज वही तो बातें हम बार बार दोहरा रहे हैं, ये सामाजिक लोग वही तो रिपीट कर रहे हैं। हम कौन सी नई बात करें भाई? अगर इन चीज़ों में तकलीफ होती तो उनको हजारों बार हो। हम वही बात दोहराते हैं कि भाई हमारी IMT यहाँ पर होनी चाहिए, हमारा मुख्यालय यहाँ पर होना चाहिए, हमारी सड़कें यहाँ ठीक होनी चाहिए, हमारे रोजगार के साधन होने चाहिए, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें तो हम बता रहे हैं। हमको नई कोई गीत थोड़ा गा रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो जनता को आम जन सुविधाएँ चाहिए, उन्हीं के लिए। जिसको वोट दिया जी वही चूस रहा है, क्या करे जनता? देखिए, उनका जो डुगडगी है, जादूगरी है, वो चल रही थी अब तक। और मैं ये दुर्भाग्य कहूँगा कि हमारे अलावा कुछ लोग उनका सामना नहीं कर पाए थे। क्या कारण रहे थे ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो दिग्गज नेता जिन्होंने बड़े षड्यंत्र और साजिश करता थे, उन्होंने इस क्षेत्र के जो भी राजनीतिक फील्ड में आए उनका शोषण किया और उनको तोड़ मरोड़ कर, कुचल कर उनको भगा दिया गया। और ये 45 साल से मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व देने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़े तरकीब से इस क्षेत्र का शोषण किया है। आज वो खुद यहाँ से पलायन करने की जुगत में है और कईयों के तो मेरे ख्याल से बहुत बारी बड़े बड़े मुकदमे भी लगे हुए हैं, कईयों के उम्र दराज डिस्टर्बेंस हो रखी है। तो अब वो तो भगवान के साथ घर में भी लेके जाएंगे तो शायद वहाँ भी उनको उलाना मिलेगा, भाई तुमने क्षेत्र ने, जनता ने इतना साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सहयोग किया, और तुमने तो कुछ भी नहीं दिया, जनता को ठगा। उनकी कहीं ना कहीं एक ज़रूर मैं कहूँगा कि भगवान में जो आस्था होती है ना, वो कहते हैं कि भाई बद्दुआ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता की ज़रूर सताएगी। आखिरी क्षणों में उनको इस बात का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। जनता यही तो कह सकती है, भाई आपने अच्छे काम किए तो दुआ देगी, और बहुत गलत किए हैं तो आपको बद्दुआ भी मिलेगा। उसका सामना आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा। प्रदीप जी जिस प्रकार से आज तक जितने भी पिछले कुछ सालों से जो आंदोलन हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, उनमें से मैं कह सकता हूँ 90% 95% फेल हुए हैं। क्या लगता है अब युवाओं की बारी आई है, युवाओं के लिए आप लोग लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो क्या युवा आएंगे और सक्सेस हमें मिलेगी? देखिए, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में जब हम कोई बात उठाते हैं तो हमारे पास में पंचकुला, चंडीगढ़ या अम्बाला, करनाल, कैथल के लोग, रोहतक के लोग कॉल करके कहते हैं, अरे बागड़ियों तुम्हारे को बोलना आ गया, तुम्हारे को लड़ना आ गया। अरे भाई, हम क्यों पढ़ने में पीछे नहीं, हम किसी काबिलियत में कम नहीं, कद काठी में कम नहीं, संघर्ष में कम नहीं। हम वही मांग कर रहे हैं, अब दोहरा रहे हैं कि हमारा अधिकार हमें दो। हम नहर का पानी मांगते हैं तो हमें बागड़ी कहते हैं, भाई तुम कैसे मांग रहे हो। हमारे को रोजगार मांगते हैं तो कहते हैं बागड़ी क्यों जागरूक हो रहे हैं। हम अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं भाई, वही चीज़ें हम दोहरा रहे हैं। तो बार बार हम इस चीज़ को दोहराते रहेंगे। रोजगार का भी जो विषय है, और ये देखिए कोई झूठ नहीं है, ये अपने आप में महेंद्रगढ़ के अंदर या तो खेती है या सैनिक है, दो के अलावा यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। तो हम बेरोजगारों के लिए मुद्दा जो है ये कोई बनावटी नहीं है।
हम इस मुद्दे को बेरोजगारों के जो आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे और शहर के अंदर जो क्षेत्र के अंदर है वो IMT बनवाने का या कोई भी अन्य साधन करवाने का सरकार से बार बार मांग उठाते रहेंगे और सरकार का ये ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं प्रदीप जी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से बातें आप लगातार सुनते आ रहे हैं, संदीप इंजीनियर जी बचीनी से जो हैं और समाज के कामों में आगे रहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं क्या कुछ मामला है, सरकार सच में भर्तियां नहीं करवा रही या नौजवान किस प्रकार से नौकरी नहीं लग पा रहे और प्राइवेट नौकरियां यहाँ नहीं हैं, उन सब बातों को लेकर बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? बहुत बढ़िया जी। क्या कुछ मामला चल रहा है जी? मामला ये है जी, पूरे इलाके के संगठन युवा साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन्होंने बातें की हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी महेंद्रगढ़ में पूरे हरियाणा में बढ़ती जा रही है। तो ये अपनी बात को कहीं ना कहीं सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपको पूर्ण बहुमत से किस तरीके से पहले आपको बनाया, उसके बाद भी सत्ता में लाने का काम किया आपने, बेरोजगारों की संख्या हरियाणा में बढ़ाने का काम किया है। रही बात इसकी HSSC जो एग्ज़ाम लेती है, हम युवा साथी से वो बड़ा वो है कि HSSC एग्ज़ाम ले, उसमें साथ में नेगेटिव मार्किंग लगाई और नेगेटिव मार्किंग रखे तो ताकि पारदर्शी तरीके से जो सही युवा हैं उन्हीं का चयन हो सके। नेगेटिव मार्किंग में तुक्केबाजी नहीं चल सकेगी। उसके बाद ऐसे ही HSSC एग्ज़ाम लेती है PGT लेवल का, उसमें वो क्वेश्चन देती है। हरियाणा में 100 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट विषय से संबंधित आते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर वो बायोलॉजी हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो। 30 क्वेश्चन से आप किसी लेक्चरर की पोस्ट को कैसे आप वो कर सकते हो कि ये काबिल है कि नहीं है, आकलन नहीं किया जा सकता 30 क्वेश्चन से कम विषय से संबंधित क्वेश्चनों की संख्या 200 रखी जाए। वो DSSB में है, राजस्थान में है, हरियाणा में 30 क्वेश्चन दे रही हैं। इनको पता नहीं है कि HSSC को आप लेक्चरर लगा रहे हो +2 लेवल के, उसमें आप 30 क्वेश्चन दे रहे हो, ओनली 30 से आकलन कर रहे हो। 30 क्वेश्चन के माध्यम से आकलन बिल्कुल नहीं हो सकता सही तरीके से। ऐसे ही HPSC जो देती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें HPSC क्या करती है बताइए आप? 100 क्वेश्चन देती है, 100 क्वेश्चन में वो क्या आकलन करेगी? उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसमें भी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाए, इस कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन रखे जाए। एक ग्रेड की नौकरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें और राजस्थान में 400 क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली DSSB में और अदर स्टेट में 300+ क्वेश्न आते हैं HPSC में, और HSSC में भी 200+ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं संख्या भी बढ़नी चाहिए, युवाओं की नौकरी चाहिए। आंदोलन में युवाओं की संख्या तो बिल्कुल जी, जो युवा साथी हैं उनका हम इसमें आंदोलन करेंगे और पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे, ताकि आने वाले समय में सरकार को जगाया जा सके। सरकार सोई हुई है, इनका यहाँ पर युवाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। किस तरीके से व्यवस्था पूरे हरियाणा में ख़राब हो रही है। तो सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि आप सरकार को जगाने का काम करें और एकत्रित होकर संगठित होकर काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो महेंद्रगढ़ के युवाओं का साथी जो है कुलदीप यादव, क्योंकि हर व्यक्ति हर युवा वहाँ जाके अपनी परेशानी बताता है, क्योंकि विधायक और नेता तो मिलते नहीं है, समाज से भी मिलते हैं। तो भाई साहब से बात करते हैं क्या कुछ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या कुछ रहा मामले का आज? मामला तो जैसे आपको पता ही है कि बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी का जो इशू है आज हमारे देश का, हमारे स्टेट का और महेंद्रगढ़ का जिले का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो बेरोज़गारी का है। क्योंकि रोज़गार जब तक यूथ को नहीं मिलेगा तब तक आगे की जो सारी संभावनाएं हैं उसके जीवन यापन की वो ख़त्म हो जाती है। और रोज़गार अगर सही एज में मिल जाता है तो फिर पूरे जीवन का सारा जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक ढंग से सेट हो जाता है। और अब जो सरकार का जो कार्यकाल चला हुआ है मतलब 2.5 साल में, इसमें बेरोज़गारी का रास्ता आप देख रहे हो कि हरियाणा का निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज जो टॉप 1 में हम पहुँच गए हैं। तो ये हम सब के लिए चिंताजनक विषय है कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए 2 ही बातें हैं, या तो सरकारी जो भर्तियां हैं वो समय पर हों और उनकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा जो प्राइवेट रोज़गार है, क्योंकि अगर सरकार की भी एक लिमिटेशन होती है, तो प्राइवेट रोज़गार अगर साथ में कोई यहाँ व्यवस्थाएँ हों तो कोई कंपनियाँ वगैरह जैसे IMT वगैरह हों तो उनमें यूथ रोज़गार कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ न होने की वजह से आज महेंद्रगढ़ में बेरोज़गारी जो दर है वो हरियाणा के जो लेवल है उससे भी कहीं ऊपर है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट रोज़गार के कोई संसाधन नहीं है। तो मेरे युवा साथियों ने यही प्रोग्राम बनाया था कि भाई इस बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए, ये बात आक्रोश दिखाने के लिए सरकार को, और ये प्रोग्राम रखा था। तो इसमें
हम चाहते हैं कि सरकार तक ये बात मजबूती तक पहुँचे और सरकार की जो विलंबित भर्तियाँ हैं पिछले 2.5 साल से, उनकी जो है ना जल्दी से जल्दी टेस्ट वगैरह करवाए जाएँ, उनकी जो है ना ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि कुछ बेरोजगारी का रेशा जो है ना कम हो सके। आज जिस प्रकार से संख्या यहाँ पहुँची है, क्या लगता है हर बार इतनी ही पहुँचती है, क्या बढ़ पाएगी? नहीं, अगर सही हम उसको लेके चलेंगे, प्रोग्राम को सही अच्छी तरह से जो है ना मैनेज करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि इस बात को लेकर अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जो हमारा यूथ है उससे जो है ना मिलना पड़ेगा। जैसे अभी विचार हुआ है कि भाई 1 हफ्ते का समय रखकर, तो सब तक जब ये मैसेज पहुंचेगा और उसकी जो पीड़ा है तो निश्चित रूप से वो आएंगे और जो संख्या बल जरूर बढ़ेगा। नेताओं को सोचना चाहिए, वो बातें समाज से भी और युवा सोच रहे हैं, तो क्या नेता विफल हो चुके हैं? नहीं, नेता तो है ही नहीं महेंद्रगढ़ में, कोई है तो आप मेरे को बताओ। जैसे जहाँ विधायक है ही नहीं, ये मान के चलो कि कोई 2-4 घंटे का अगर घूमने के लिए विधायक यहाँ आ जाता है, वो एक अलग विषय है। मुझे नहीं लगता कि विधायक की कोई कार्यशैली है, विधायक की कोई रूपरेखा है, विधायक महेंद्रगढ़ के प्रति कुछ सोचते हैं, मुझे नहीं लगता। तो इस परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ता है कि जब कोई प्रतिनिधि अगर क्षेत्र की मांग नहीं उठा रहा तो समाज को या यूथ को आगे आना पड़ता है। तो जनता ने चुन के भेजा है विधायक को, फिर वो विधायक ना तो परेशानी सुन रहा, 2-4 घंटे घूमने आता जैसा आप बता रहे हो, तो फिर जनता को सोचना नहीं चाहिए कि भाई कुछ करना तो चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से सोचना चाहिए। अगर इस प्रकार के प्रतिनिधि अगर जनता बनाएगी तो दोबारा फिर चुनकर भेजेगी, तो जो ये समस्याएं आज हमारे साथ खड़ी हैं, आज जो महेंद्रगढ़ इतना पुराना जिला होते हुए आज हम बिजली, पानी, सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम जो है ना भटक रहे हैं, तो ये उन्हीं की देन है। अगर इस प्रकार के प्रतिनिधि हम चुनकर भेजेंगे तो आने वाले समय में जो हमारी समस्याएं हैं, हमारा क्षेत्र और पिछड़ता चला जाएगा। हर क्षेत्र में, हर जिले में कुछ ना कुछ परियोजनाएं कहीं कुछ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक द्वारा की जा रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि महेंद्रगढ़ को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सरकार बोल चुकी है कि हरियाणा में ही है? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी है, सरकार की तो पॉलिसियाँ होती हैं, उसके अलावा जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जो सरकार तक एक प्रोटोकॉल होता है कि किसी बात को पहुंचाने के लिए, जैसे आपका कोई केस जुडिशियल चला जाता है तो आपका जो एडवोकेट होता है वो उस केस को लीडिंग करने का एक माध्यम होता है। तो जिस विधायक को हम चुनते हैं वो हमारा 5 साल के लिए हम उसको अपना एडवोकेट चुनकर भेजते हैं और उस विधानसभा में उस विधायक की एंट्री होती है। आम आदमी, हम आप तो नहीं जा सकते वहाँ पर। तो जो मेन जो बिंदु होता है विधायक का होता है। तो विधायक को कोई चिंता नहीं होगी। आप समझ सकते हो कि जो विधायक खुद अपनी विधानसभा में नहीं रहता हो, उसको खुद चिंता नहीं हो। जब आप, वही बात है कि आप किसी से कुछ मांगने जाओगे नहीं तो अपने आप तो कौन देगा। यहाँ तो सरकारों के पास एक बार नहीं 10-10 बार एक प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ता है, जब जाके वो बात सिरे चढ़ती है। अब जो विधायक सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हो, सरकार का विपक्ष में काम नहीं कर सकता हो, तो फिर वहाँ संभावनाएं हम देख नहीं सकते। तो अब की बार जनता को कुछ सबक लेना चाहिए और कोई अच्छा प्रतिनिधि जो महेंद्रगढ़ में रह सके वो चुनना चाहिए। बिल्कुल सबक लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि जनता जिस प्रकार से पिछले 7-8 साल से परेशान है और पीछे से परेशान है, तो आगे भी वो स्थिति रहेगी और जो हमारा महेंद्रगढ़ है अगर और पिछड़ता चला जाएगा। आज क्या फैसला लिया गया कि यूथ कुछ बढ़ेगी इसमें? जैसे आज 20-30-50 लोग थे, तो आने वाले समय में क्या? आज तो सिर्फ प्रोग्राम की जैसे रूपरेखा के लिए इकट्ठे हुए थे। अब जो है ना इसकी कैंपेनिंग होगी। जो हमारे युवा साथी हैं, ये जो और जो यूथ है, जो हमारी यहाँ कोचिंग सेंटर है, अकेडमियाँ है, उनसे जाकर जो है ना इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो जो आगे का जो समय रखा गया है उसमें निश्चित रूप से जो है ना और हमारा यूथ जुड़ेगा। क्या कहोगे आप यूथ को भी, ये आप लोगों के लिए है, इसके लिए जुड़ना चाहिए? देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि देखो, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन अगर कोई सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है और हम जिस भी वर्ग का वो सरकार कार्य नहीं कर रही, उसने वो चीज़ अटका रखी है, तो निश्चित रूप से उस सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपनी बात जो है मजबूती से सरकार के सामने उठानी चाहिए। तो मैं तो युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सब जो है ना इस मुहिम में जुड़ें, ताकि ये बात सरकार तक मजबूती तक पहुँच सके। अभी अगला कार्यक्रम कब होगा? अगला कार्यक्रम अगला सोमवार या जैसे मंगलवार को रखेंगे, जिसमें पूरा जो ना यहाँ प्रदर्शन करके और फिर सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो युवाओं की समस्या है और युवा यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं कि भाई किस प्रकार से ये अपने माइंड से क्या सोचते हैं युवाओं के प्रति। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, धन्यवाद आपका भाई साहब। देखिए, युवाओं का जो योगदान है वो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, किसी भी प्रदेश के निर्माण में, किसी भी समाज के निर्माण में अहम होता है। और आज जो देश की दशा और दिशा चल रही है उसमें युवाओं का महत्व या युवाओं के प्रति जो सरकार की नीतियां हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। और ख़ास तौर पे अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में इस समय युवाओं के लिए
जो नीतियां सरकार को बनानी चाहिए, जो रोजगार के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जो योगदान एक युवा दे सकता है और उससे जो लेना चाहिए, सरकार इसमें पूरी तरह विफल चल रही है। ऐसे में आज महेंद्रगढ़ में युवा साथियों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ, युवा के प्रति जो उन्होंने कुनीतियाँ इस समय चला रखी हैं या युवाओं से जो उनका ध्यान भटका हुआ है उसको केंद्रित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर और उन तक संदेश पहुंचाने के लिए आज एक बैठक की है। और उसमें आने वाले समय में हो सकता है कि अगले मंगलवार तक या फिर उससे आगे जब भी जैसा भी तय होगा, कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में युवा साथियों से सुझाव लेकर और उनकी संख्या के साथ जुड़कर और हम ज्ञापन जो डीसी के माध्यम से सरकार को दें और अपना संदेश सरकार तक पहुंचाएं। काफ़ी समय से यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है और विकास भी ना के बराबर है। युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी में भी सबसे आगे हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसका मुख्य जो ध्येय है वो जाता है, मुख्य श्रेय जो है वो जाता है यहाँ के प्रतिनिधित्व को। लगातार महेंद्रगढ़ का जो प्रतिनिधित्व है, यहाँ 45 साल से हमारे जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस क्षेत्र का, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है जो आज महेंद्रगढ़ की दशा बनी हुई है। मैं अपनी शिक्षा को लेकर बहुत बार रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरे इलाका जो आज पिछड़ा बना हुआ है, देखिए इलाका कोई पिछड़ा नहीं था, विकास की दौड़ लगातार पिछले सालों से चलती आ रही है और हो सकता था कि महेंद्रगढ़ भी अपनी कहीं ना कहीं एक पहचान बना पाता है। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे वो दिल्ली में भी हम महेंद्रगढ़ के बारे में जब बात करते हैं तो हमें एक परिचय बताना पड़ता है कि महेंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है, किस छोर पे है, दक्षिण हरियाणा में है, वो झुंझुनू से लगता है या रेवाड़ी के बाद पड़ता है। तो महेंद्रगढ़ की जो पहचान जो गुम हो रखी है उसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रतिनिधित्व की है पूरी तरह। और ये लोग अगर आवाज़ उठाएं और अपने इलाके के विकास के लिए, अपने युवा साथियों के लिए, अपने महिलाओं बुजुर्गों किसी भी वर्ग के लिए, तो हर वर्ग के लिए अगर ये संभव प्रयास करें, अगर वो 1% भी करते तो 1% आज यहाँ पे उनको धरातल पे नज़र आता। लेकिन अफसोस है कि बार बार उनको ये मौका मिला और यहाँ की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा में पहुँचाया अपनी पैरवी के लिए और वो इसमें विफल रहे। उनकी रणनीति जो है, देखिए हमारे जो प्रतिनिधित्व है उसका ये समझना है कि वो हमारे सुख दुख में पहुंच जाता है, ये उसका काम है। हाँ, सुख दुख में तो मैं, मेरे साथी जो मेरे मिलने वाले, मैं भी पहुंचना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरी द्वारा चुना गया है, जो मेरे संपर्क का है, मेरा प्रतिनिधि, वो पहुँचे। लेकिन जो उसकी असल जिम्मेदारी है, वो जो क्षेत्र के प्रति, जो हर वर्ग के प्रति है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वो ये सब कार्य करेगा तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी असल जिम्मेदारी को समझे और उसके साथ काम करे, उसके लिए कार्य करें। क्या काम करते हैं? मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ जी, MBBS MD हूँ, फोरेंसिक मेडिसिन से मैंने MD किया हुआ है। वर्तमान में मैं इससे पहले दिल्ली में कार्यरत था लोकनायक हॉस्पिटल में। अभी वर्तमान में मैं, मेरे शिक्षण संस्थाएं हैं इसी क्षेत्र में, उनका संचालन देखता हूँ और साथ में समाज सेवा में भी अहम हिस्सा आजकल मैं समय ज़्यादा व्यतीत कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर होते हुए समाज सेवा में कार्य करना, समय देना किस प्रकार से कर पाते हैं? देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि मैं MD फोरेंसिक मेडिसिन से हूँ और जो मेरा विभाग है ये ज़्यादातर सरकारी व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं हम फोरेंसिक से। तो इस समय जो सरकार की व्यवस्था है, मेरे पास ऑफ़र था, मैं जॉब ज्वाइन कर सकता था सरकार की उस समय, तो मैंने उस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया। मैं दिल्ली में काम कर रहा था, दिल्ली में मैंने व्यवस्थाएँ देखी, वहाँ का सिस्टम देखा, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करनी है, मुझे मान लो, तो मुझे यहाँ आना था। तो यहाँ पे अगर हम सरकारी व्यवस्थाओं में जाएं तो वही बात है कि मैं अपनी सेवाएं तो दे सकता हूँ सिस्टम को, लेकिन जब सिस्टम की तरफ से सहयोग नहीं हो या सिस्टम, हमारे व्यवस्थाएं जो अस्पताल में जो चीज़ें ही ना हैं या सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसे में एक डॉक्टर भी अपना पूरा संपूर्ण नहीं दे सकता है। तो यहाँ ज़रूरत ये ज़्यादा महसूस होती है कि आप इलाके की आवाज़ उठाओ। पहले हमारे यहाँ चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो स्वास्थ्य की है, मैं स्वास्थ्य विभाग से ताल्लुक़ रखता हूँ तो स्वास्थ्य की बात करूँगा, तो हमारे अस्पतालों में वो सुविधाएं, न्यूनतम स्तर की सुविधाएं होना ज़रूरी है, फिर उसको चलाने वाला होना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर है और उसके पास भी सुविधाएं नहीं है, यानी कि फ़ौजी है और वो मैदान में है और उस पर हथियार नहीं है, तो वो भी अपनी ताकत से नहीं लड़ सकता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आज इस सिस्टम को, अस्पतालों के सिस्टम को, शिक्षाओं के सिस्टम को, सबका सुधार करे और उनको व्यवस्थित करे। तो फिर रुचि लेगा, एक डॉक्टर भी रुचि लेगा, एक शिक्षक भी रुचि लेगा आपके सिस्टम में काम करने के लिए।
तो अब तक जो बातें आपने सुनी हैं उसमें कहा गया था कि भाई 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, लेकिन कुछ बदलाव किया गया है। ये कह रहे हैं कि भाई कल ही मंगलवार है और कल यहाँ पे अधिकारी आएंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ बातचीत है, क्या देंगे, क्या लेंगे, कितनी संख्या होगी, भाइयों से बात करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, आप अच्छा, बताइए। ये कह रहे हैं कि कल का ये कार्यक्रम है। हाँ जी, कल का ही हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे सुबह 10 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं कि जो भी साथी जो इस हमारी इस मुहिम का समर्थन करता है कि हमें सरकार के विरोध में एक ज्ञापन डीसी साहब को दे रहे हैं कि बेरोजगार पिछले 2.5 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है और जो कि आर्मी में भी भर्ती पिछले 2 साल से पेंडिंग चल रही है। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जिस प्रकार से एक भिवानी के एक युवा ने आत्महत्या करी और उसके ऊपर भी आपत्तिजनक जो बयान उनका दिया वो बड़ा ही शर्मनाक है और उसके विरोध में हम एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम कल सुबह 10 बजे महेंद्रगढ़ कोर्ट के अंदर करने जा रहे हैं। मतलब कैसे क्या विचार बनाए? नमस्कार जी। पहले तो देखो, बात ये है कि आज का जो मुद्दा था वो सिर्फ बेरोजगार इकट्ठे हुए थे और इनके जो पूर्ण रूप से जो समर्थन मिला हमें, वो जो जितने भी अपने क्षेत्र से सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका मिला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। दूसरी बात ये है कि मुद्दा तो बहुत बड़ा है क्योंकि हरियाणा में जो अभी जो मनोहर लाल की सेकंड गवर्नमेंट है उसमें आज तक कोई भी भर्ती ये बोलते कि जो कॉमन भर्ती है वो इन्होंने पूरी करवाई। ये बोलते हैं कि जो टेक्निकल भर्ती है वो तो इन्होंने पूरी करवाई है, जैसे कि अभी VLDA की भी ज्वाइनिंग थी, पर जो कॉमन भर्ती होती है वो बेरोजगारों की आस होती है, जैसे हरियाणा पुलिस की, कलरक की, D ग्रुप की। पूरे 2.5 साल में इन्होंने एक भी यदि भर्ती पूरी करवाई हो तो बोलो। आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ कि कितने बेरोजगार किस ज़िले में है। आज के दिन यदि हम उम्र के हिसाब से बात करें 18 से 27 साल के पूरे हरियाणा में 10 से 12 लाख बेरोजगार हैं। और यदि कलरक की जो वैकेंसी निकलती है उसमें उम्र होती है 42 साल, D ग्रुप और कलरक की में, उसमें 18 से 42 साल की बात की जाए तो 18 से 20 लाख बेरोजगार है। भर्तियां निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 की, डिपार्टमेंट सारे खाली पड़े हैं। RTI की रिपोर्ट है कि डिपार्टमेंट सारे खाली हैं, तो उनको कब भरेंगे? सरकार सोच नहीं रही फिर बिल्कुल सरकार तो सर्वे है, मनसा ही नहीं है इनकी। ये क्या करना चाह रहे हैं कि हम चुनाव इसको मुद्दे को खींच के चुनावों तक ले जाएं। जो 24 में चुनाव होंगे उसमें हम सिर्फ इनके पास यही मुद्दा बच गया है क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, महंगाई इतनी बढ़ा दी, कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं। ये क्या करना चाह रहे हैं कि अब इन बेरोजगारों की भी इतनी रीढ़ तोड़ दो कि ये कुछ ना कर सकें। फिर उनको एक बार बम दिखाओ कि भाई इतनी भर्ती निकाल दी, इतनी निकाल दी, 2-4 लगाए भी दी। हाँ, लगाने के बाद ये दिखाएंगे कि हमने इतने बंदों को रोजगार दिया, जबकि पिछले 2.5 साल का समय कम नहीं होता है। अब सरकार से कई आप जैसे साथी पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं लगाए, तो उनका जवाब एक मिलता है कि जी कोरोना था। अरे कोरोना में जब इलेक्शन हो सकता है, यूपी जैसे स्टेट में जहाँ रिसोर्सेज की कमी, वहाँ जब चुनाव हो सकता है तो भाई रोजगार क्यों नहीं हो सकता, दिया जा सकता। हरियाणा पुलिस की जो भर्ती थी, मुझे ये बताओ 2019 से लेकर आज 2022 आ गई, इतना लंबा यदि टाइम पीरियड किसी भर्ती का खींचा हो तो आज उसका 20 जनवरी को उसकी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी। उससे पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट सब कुछ हो चुका था। भाई क्यों अटका रखी है? ये बात जब सरकार से पूछी जाती है तो सरकार गोल गोल घुमाती है। बच्चे थे हमारे जो हरियाणा पुलिस के प्रोटेस्ट वाले, वो अम्बाड़ा मिलने गया नीलविज से, उन्होंने मात्र 30 सेकंड का टाइम दिया। उसमें ये बोला कि जी मैं कोर्ट में आपकी भर्ती जा चुकी है, मैं कोर्ट से बाहर काम करता हूँ। अरे कोर्ट से बाहर करता है तो कितनी भर्ती पूरी करवाई तूने, ये तो बताओ। पर पूछे कौन? इन्होंने उनको नाम दे रखा है गब्बर सिंह। अरे किसका भाई गब्बर सिंह, ये बताओ। आज क्या फैसला लिया गया? अभी जो आज का फैसला है वो ये है कि कल जितने भी बेरोजगार युवा है जो अपने नज़दीक से आ सकते हैं महेंद्रगढ़, सुबह डीसी साहब बैठेंगे कल मंगलवार को, उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें समस्त बेरोजगार युवा की तरफ से ज्ञापन होगा और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेरोजगार आ सकते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि ज़रूर पहुँचे, क्योंकि मेन चीज़ है कि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे जब तक बात नहीं बनेगी। और छोटी छोटी चिंगारी आज हमने पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ में छोटी सी चिंगारी लगाने का काम किया है, ये एक बहुत बड़ा रूप लेगी। यदि आप सब बेरोजगारों का यदि रहा ना समर्थन तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक हम जा सकते हैं।
तो मेन चीज़ यही है कि मैं जितने भी बेरोज़गार साथी देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि आज के दिन पूरे दिन युवा जो है 18 से 25-30 तक फ़ोन में लगे रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन पे रील्स बनाना ही रोज़गार समझ बैठे। मेन बात तो ये है, वो सोचते हैं कि मैं तेरा टाइम पास हो रहा है, तुझे डाटा मिल रहा था सस्ता, अब बढ़ाया है थोड़ा, पर क्या करें, अब यूनियन नहीं है। उनका भी माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यूनियन नहीं है तो वो क्या सोचते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना दी, अब देखना है कि लाइक कितने आए, कमेंट कितने आए, शेयर कितने हो, उसको रोज़गार समझ बैठे कि भाई तू तो पता नहीं प्रधानमंत्री बन गया। अरे ग्राउंड लेवल पे आओ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ को ऊंचे उठाने में, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि भाई सब कुछ ही सोशल मीडिया है। जैसे आज की जो मुहिम थी, कल शक्ति दिखाई जाएगी, तो उन सरकार को भी लगेगा कि भाई रियल में बेरोज़गार परेशान है, समझे, तो इनकी मांग उचित है। और मांग तो आज तक कोई ऐसा अधिकारी बता दो जो बेरोज़गारी को ये बोल दे कि गलत है आपकी मांग, क्योंकि इनको तो साफ स्पष्ट है कि भाई जब युवा है, 2.5 साल से नौकरी नहीं मिल रही, हर साल 12th पास आउट होकर 1.5 से 2 लाख बच्चे निकलते हैं। हरियाणा में 1.5 से 2 लाख बच्चे जुड़ जाते हैं। अब ये CET को क्या करते हैं, पिछले 2 साल से तो ये बढ़ाए जा रहे हैं डेट, 4 लाख तो बच्चे ऐसे ही ज़्यादा हो गए। भर्तियाँ इन्होंने एक लॉलीपॉप दे रखा है कि 50,000 वैकेंसी CET बेसिस पे होंगी। ये बता, 15 लाख बच्चे 9.5 लाख तो फार्म भर चुके हैं। अब 9.5 लाख बच्चों का 250 रुपये फीस है जो SC OBC है, और 500 के समथिंग शायद फीस है जनरल की। आप कितना देखो, कितना राजकोष इन्होंने भर रखा है। दूसरी जो सेम मुद्दा है, पंचायत चुनाव वालों खींचे जा रहे हैं, पता है। अब CET का क्या कर रहे हैं, कोचिंग वालों को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे, कोचिंग वाले आगे क्यों नहीं आ रहे, उसका मैं कारण बताता हूँ। कि कोचिंग वाले सोचते हैं कि जितनी आगे खींचे उतनी तुम्हारी जेब भर रही है, इसमें बच्चे कंटिन्यू है। एक बच्चा अपने गांव से चल के आता है तो 10 रुपये भी किराया दे के आ रहा है, तो 10 जाना 10 आना 20 हो गए, और कम से कम 2,000 रुपये मंथली वो कोचिंग में दे रहा है। ऊपर से पढ़ाई के लिए जैसे किताबें हो गई, मैगजीन हो गई, करंट अफेयर हो गई ये, और नौकरी उसको मिल नहीं रही। पिछले 2 साल से तो कंटिन्यू लगा हुआ है तैयारी में CET की। अब इन्होंने नाम बोला कि जून में पेपर होगा। अब जून से जस्ट 1 महीने पहले इन्होंने बोल दिया, कल के जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, कि भाई आपका CET का पेपर अगस्त में संभव है। अब क्या करें, अब बालक आज के दिन इस मोड पे है कि ना तो छोड़ सकते, और क्योंकि भाई 2 महीने छोड़ दिया तो फिर गया। इनका ये नहीं पता कि कब पेपर ले लें। एक पेपर ले लिया तो ये नहीं पता कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और पेपर में ये पहले गलत क्वेश्चन देते हैं। अभी जो कल रकम एक भर्ती इन्होंने 2019 से पहले ली थी, चुनावों से पहले ली थी, और चुनावों के बाद इनकी ज्वाइनिंग थी कल रख की। चुनावों का मामला था वो। हाँ, उसमें क्या था कि भाई चुनावों का स्टंट था कि इन्होंने कल रख की वैकेंसी निकाली। अब मुझे एक बात बताओ, जो 4858 कल रख ने लगाई, उसमें 3 क्वेश्चन इन्होंने गलत दे दिए, जिसकी आंसर की में गलत क्वेश्चन, और वो आज 2.5 साल से मामला कोर्ट में चला गया। और अब जो 25 तारीख को डिसीजन हुआ कि भाई जो ये बच्चों ने 3 क्वेश्चन बताए ये सही है, आंसर की में गलत मान्य है, इसका रिवाइज रिजल्ट होगा। जितने हटेंगे ना कल रख, जिसने 2-2.5 साल नौकरी कर ली वो हटेंगे। अब वो बेघर हो गए, वो जाएंगे कहाँ? भाई 2 साल हो गए, 2-2.5 साल से जिसने पढ़ाई छोड़ दिया वो दोबारा कहाँ पढ़ाई करेगा। गलती किसकी? गलती सबसे बड़ी HSSC की, कि उसने गलत आंसर की दी। उसके बाद गलती पेपर एजेंसी की, जिसने पेपर वो बनाया, उसमें क्वेश्चन जो गलत दिए हैं, और गलत मानने हैं HSSC ने कि भाई जो आंसर की दी उसमें गलत मान रखे हैं। उसके बाद उससे बड़ी गलती क्या है अपने भारत में, कि भाई कोर्ट में जो केस चला गया वो 2-2.5 साल गया। भाई मान लो इनसे गलती हो गई तो कोर्ट का फर्ज क्या बनता था कि पहले ही दिन देख लिया कि भाई ये तो क्वेश्चन है, ये इसका उत्तर गलत मान रखा है। उसी दिन यदि 1 महीने के अंदर यदि ये रिजल्ट आ जाता तो भाई इनके तो पेट पे लात नहीं लगती, इतनी परेशानी नहीं होती, वो बच्चे आगे तैयारी करते हैं। अब गलती सिर्फ कोर्ट की HSSC की, भुगतेंगे कौन? युवा, अब वो बेरोजगार हो गए ये। अब और ऐसा ही मामला ये हरियाणा पुलिस में अटका हुआ है, कोर्ट केस हो रखा है इन पे। कोर्ट की तारीखें हैं वो इतनी लंबी ले जा रहे हैं, अब जैसे कि 11 तारीख को था 40,000, देखो 30,000 के करीब मेल कांस्टेबल और 7 से 8,000 के करीब फीमेल कांस्टेबल की भर्ती, ये वो है जो क्वालिफाइंग है। लेने हैं 5500 मेल कांस्टेबल और 1100 फीमेल, 7 गुना ले रखे हैं, तो ये करीबन 40 से 45,000 कैंडिडेट बनते। इनकी ज़िंदगी दाव पे टिकी हुई है कि कोर्ट में केस है। और 11 मई को तारीख थी, 11 मई को रिस्पोंडेंट वकील इन्होंने बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ हरियाणा AG। अब
11 जनवरी को दोपहर 2 बजे बोलते हैं कि हियरिंग का नंबर आया, जब एजी नहीं पहुंचा। अरे इतना जो मेन केस है और उसमें आपका एजी नहीं पहुंचता है, तो इसका मतलब ये सीधा षड्यंत्र है कि आपकी मंशा ही नहीं है कि इसका रिजल्ट भी निकालना है। और फिर उसके बाद तारीख मिली, वो मिली 6 जुलाई, करीबन 2 महीने। तो इनका सीधा स्पष्ट बात है कि 2 महीने रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि ये जो फिर तारीख मिल जाएगी, फिर तारीख मिले इनको, मतलब 2023 जनवरी तक खींच के ले जाना है। उसके बाद ये फिर अटकाएंगे कहीं, जो भी इलेक्शन का मुद्दा तो बनाना ही बना। अब सीईटी वाला जो मैं बता रहा था अगस्त में बोल दिया, तो अगस्त में होना क्या है कि एक तरफ कटिंग आती है कि भाई सीईटी अगस्त में, और दूसरी तरफ आती है कि जो इलेक्शन की वार्डबंदी है वो 22 जुलाई तक होगी और चुनाव संभव है 15 अगस्त तक, आपने भी देखा होगा। फिर ये क्या बोलेंगे कि सीईटी और चुनाव दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो हमें और थोड़ा टाइम चाहिए। मानते हो ये बात? तो अब फिर सीईटी को आगे करेंगे। इनको सिर्फ आज के दिन भारत ऐसा हो चुका है कि सब कुछ राजनीति हो गई है, टाइम पास करना है। हाँ, राजनीतिक लोग हैं। कल ये किया जाएगा जितने भी बेरोजगार साथी जो महेंद्रगढ़ पहुंच सकते हैं उनके साथ मिलके डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कल अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दिखानी है हमें, मेन चीज़ ये है। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके जो पूरे हरियाणा से, इंडिया से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, आप इस बाइट को शेयर करें, हमें भेजें, हम अपनी तरफ से जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। अभी हमारे साथ हैं जित्तू प्रधान, आप जानते होंगे बोलते रहते हैं, कभी पाइप तोड़ के दिखाते हैं विधायकों, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, मतलब महेंद्रगढ़ में। तो बात करते हैं आज के मामले के बारे में। समाज सेवा में अच्छे एक्टिव हैं भाई साहब, तो क्या हाल है भाई? बढ़िया प्रदीप भाई, नमस्कार। किस प्रकार से क्या कुछ मामला था और क्या डिसीजन लिया गया है, मेन पॉइंट्स बताएं। आज जो हमने एक प्लेटफॉर्म रेडी करने की कोशिश की और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। आसपास के गांव से सभी साथी जो भी हैं, युवा हैं, बड़े हैं, हमारे से सभी हमारे साथ आए। उन्होंने सुझाव दिए और आगे की जो रणनीति है वो समझाई। बेरोज़गारी की जो दशा है आज पूरे हरियाणा में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि प्रत्येक घर से एक एक दो दो युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार को हरियाणा में 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो आजकल उन्होंने अपना एक गांव-गांव में एक क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग जैसे सभी अपने कार्यकर्ता जो भी हैं या मंडल मंत्री ऐसे कुछ जो भी उन्होंने पद दे रखे हैं वो गांव-गांव में जाकर घूम भी रहे हैं और अपने 8 साल की जो सरकार के बारे में उपलब्धियां हैं वो गिनवा रहे हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपकी 8 साल की सरकार में, बीजेपी सरकार हरियाणा में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, क्या 8 साल की सरकार जो कार्यकाल होने के बावजूद, सबसे पहले मैं जो मुद्दा बता रहा हूं वो हमारे आज के मुद्दे से अलग है। काला धन जो था जिसके बलबूते पर हरियाणा में और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, आया नहीं आया। काला धन तो आने की बात ही बहुत बड़ी है। आज तक उन बंदों का नाम नहीं बता पाए ये स्पष्ट रूप से कि किन किन के पास और कितने मात्रा में कितने रुपए काला धन के रूप में इकट्ठे कर रखे हैं। दूसरी बात, अगर बात गुड गवर्नेंस की आती है, भाई साहब मैं दूसरे बंदे की क्या कहूँ, मैं खुद ट्विटर यूज़ करता हूँ और आज से कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि कुलदीप बिश्नोई जी ने हमें ट्वीट किया जो समस्या थी वो, और हमने तुरंत उसका समाधान करवाया। महेंद्रगढ़ शहर से लगा लो, पूरे हरियाणा से लगा लो, पूरे भारत से लगा लो, क्या कोई आम जनता अगर कोई ट्वीट करे तो क्या उसका समाधान नहीं करना चाहिए इनको? हमारा नहीं करते हैं। मेरा अकाउंट ऐसे इन्होंने कर रखा है, चाहे वो एसडीएम महेंद्रगढ़ से ट्विटर अकाउंट हो, डीसी महेंद्रगढ़ से हो, अनिल विज हो, सीएमओ हरियाणा हो, दुष्यंत चौटाला जी का हो, कोई भी हो, कोई भी आदमी हमारी ट्वीट को ऐसे रिप्लाई नहीं करता है जैसे जिस तरह से ये अपनी सरकार की जो व्याख्यान करते हैं कि हमारी गुड गवर्नेंस है। मैं इनको जीरो समझता हूँ।
अगर जो आदमी महेंद्रगढ़ की जनता हो या अपने इलाके की जनता जो भी हो, उसके विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाली, जो आदमी अपनी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करवा सकता, वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता है। आज जो हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उसमें बेरोजगार युवकों को इकट्ठा करने की एक छोटी सी मुहिम थी, वो हमने इकट्ठा भी किए। सबसे पहला जो हमारा शुरुआती कदम है, वो कल एक बार अगर एसडीएम साहब ने चार्ज ले लिया होगा तो हम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे, उनके समक्ष रखेंगे। जो भी हमारी मांगे हैं वो उस ज्ञापन में हम लिखित में देंगे उनको। अगर एसडीएम साहब ने चार्ज नहीं लिया है तो हम डीसी साहब को देंगे। दोनों ने अगर वो हमारे ज्ञापन लेने में अनुपस्थित रहते हैं तो जो भी समकक्ष अधिकारी होगा उसको देंगे हम। समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। भगवान से हम इतनी कामना करते हैं कि आज जो हमें काबिलियत दी है जनता की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो किसी प्रकार के किसी भी साथी की या एक आम जनता की आवाज़ हो, हम समय समय पर उठाते रहेंगे। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसे निभाने के काबिल होता है। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी कि हमें बस इस काबिल बनाए रखे, हम आम जनता की आवाज़ उठाएं, सच के साथ खड़े रहें, चाहे हम कहीं भी कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हैं। तो ये बातें थी जीतू प्रधान, नाम आप सुनते हैं, और बताया जा रहा है कि कल दुकान की ओपनिंग करेंगे और कल ही हमें लड्डू भी खिलाएंगे, पर पता नहीं खिलाएंगे या नहीं। आज भी कह रहे थे खिलाएंगे, नहीं खिला रहे हैं। बताता हूँ भाई, बिल्कुल इस चीज़ को ना आप कंटिन्यू कीजिए। आप सभी को मैं इस बाइट के माध्यम से इनवाइट भी करता हूँ और कहना भी चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा खोखा प्रकरण जो था महेंद्रगढ़ रेलवे रोड के ऊपर, वहाँ पर हमारी दुकानें प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी। कल हम दोबारा अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भाई, सभी स्टूडेंट्स, क्षेत्र के जो भी हैं, सभी युवा हमारे साथ आएँ और आपके उस दुकान में, मेरी नहीं वो आपकी दुकान होगी, और उसकी ओपनिंग में ज़रूर पहुँचें। एड्रेस है आपका जो है दुकान का, हम डॉक्टर ब्रह्मदेव चौक के ऊपर बीकानेरी मिष्ठान भंडार के नज़दीक हमने दुकान की ओपनिंग करने की तैयारी की है। वहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे, आपके टच में बने रहेंगे। जो भी हम मेरे लायक आपका काम हो ज़रूर बताएं, हम आपकी हर तरफ से, हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। तो भाई साहब ज़रूर पहुंचना दुकान की ओपनिंग, जीतू प्रधान की दुकान की ओपनिंग के लिए। तो ये युवाओं का मामला था, इसमें आपकी क्या भूमिका है, क्या आप सोचते हैं, किस प्रकार से आपकी मानसिकता इस बात को सोचती है कि भाई युवा को नौकरी देना सरकार क्या चाह रही है, क्या कुछ मंशा है? कल ज्ञापन सौंपेंगे तो आप वहाँ पहुँचें, आपकी मौजूदगी वहाँ पे एक युवा की नौकरी के लिए बड़ा कदम होगी। तो लगातार आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।